Namaskar, my name is Govind Meena. In this video, we studying class 7 civics chapter 4 growing up as boys and girls. लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना. दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. इस चैप्टर में हम सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को समझेंगे कि किस तरीके से जो बॉयज़ है उसको प्रायोरिटी दी जाती है हर काम में. ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, आखिर ये कैसे सोसाइटी के अंदर आया, केस स्टडी से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ में ये भी जानने की कोशिश जानेंगे कि जेंडर इक्वलिटी को सोसाइटी में वापस कैसे लेके लाया जाए, यानी कैसे जेंडर इक्वलिटी इस्टेब्लिश की जाए. चैप्टर को हमने आसान करने के लिए 5 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया है. जो हमारा पार्ट 1 होगा उसमें जेंडर को समझेंगे कि जो जेंडर होता है वो क्या होता है. दूसरे पार्ट में हम जो जेंडर इनइक्वलिटी है, यानी कि जो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं हम, या फिर असमानता है जो जेंडर के आधार पे, तो उसको समझेंगे. थर्ड पार्ट में हम केस स्टडी देखेंगे. दोनों केस स्टडी हमारी जो टेक्स्ट बुक है 7th क्लास की उससे ली गई है. तो जो पहली केस स्टडी होगी समोआ आइलैंड की केस स्टडी है 1920 की, आज से 100 ईयर्स पहले की. सेकंड वाली जो केस स्टडी होगी वो मध्य प्रदेश की है 1960 की. इसके बाद जो हमारा 4 पार्ट होगा, हम उसमें जो हाउस वर्क जो होता है, जो लेडीज़ घर में काम करती है, महिलाएं जो घर में काम करती है, उसको 2 सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे. पहले सेगमेंट में हम जानेंगे कि वैल्यूइंग हाउस वर्क, मतलब जो हाउस वर्क होता है उसका महत्व क्या होता है. दूसरे वाले में हम जानेंगे कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, जो घरेलू कामगार होते हैं, तो उनका जो जीवन है ना उसके बारे में भी हम एक केस स्टडी देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारा जो पार्ट 5 होगा उसमें हम जो महिलाओं का जो काम है उसको डिग्निटी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ में उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए. तो इस सेगमेंट में हम जो महिलाओं का जो काम है उसको इक्वलिटी की बात करेंगे. अच्छा, एक चीज़, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में लिखी गई डिटेल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लें. ठीक, सो लेट्स बिगिन. हमारा जो पहला पार्ट है व्हाट इज़ जेंडर. तो जो जेंडर है एक प्रकार से बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होता है मेल एंड फीमेल में, हम जनरली इस चीज़ को जानते हैं. इसके अलावा सोसाइटी भी, मतलब जो कल्चरली भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, या वुमन या मैन. लेकिन जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अभी जो थर्ड जेंडर के रूप में जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है. तो एक प्रकार से अब जो जेंडर है ना, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर के रूप में भी हम देख सकते हैं. तो ये हमारा जेंडर हो गया. सेकंड पार्ट में हम जेंडर इनइक्वलिटी. देखो, इनइक्वलिटी का मतलब यहाँ जनरली हम सीधा सा यही लेंगे कि जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है या जो गर्ल्स होती है, उनको बॉयज पुरुष की तुलना में कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनइक्वलिटी है. यानी कि कुछ भी काम हो, जैसे कोई भी काम होगा, तो जैसे आप काम में देखोगे तो जो सेम काम है लेकिन जो पुरुष है, पुरुष को ज़्यादा पेमेंट मिलता है उसके लिए. ठीक, अगर आप एजुकेशन में भी देखोगे तो एजुकेशन में भी जो गर्ल्स है उनको कम भेजा जाता है स्कूल में भी. तो अगर आप इसकी इंडिया की सेंसस रिकॉर्ड भी देखोगे ना, तो जैसे 65% ही जो गर्ल्स है ना वो लिटरेट हैं, वो पढ़ सकती है, राइट कर सकती है. यानी 35% जो इंडिया की पॉपुलेशन में जो गर्ल्स है वो पढ़ लिख नहीं सकती हैं. जबकि अगर आप मेन में देखोगे तो देखो 82% है. यानी कि जो पुरुष हैं उनमें सिर्फ 18% लोग ही अशिक्षित हैं. इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वलिटी के बाद अगर हम पॉलिटिक्स में करें, तो जो 2019 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में 543 जो करंट लोकसभा की जो सीट है उसमें से जो महिला कैंडिडेट है ना वो ओनली 12.6%, यानी 78 जो महिला है ना वो लोकसभा के अंदर गई और सरकार के अंदर गई. तो एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जेंडर गैप इंडिया के अंदर है, हमारी सोसाइटी के अंदर है. अब ये
जो जेंडर गैप है आखिर आया क्यों? सो इसको समझने के लिए हम जो वर्ल्ड की दो केस स्टडी लेंगे। जो पहली केस स्टडी होगी वो समावा आइलैंड की है 1920 की, और जो दूसरी केस स्टडी होगी वो हमारी जो दूसरी केस स्टडी वो हमारी मध्य प्रदेश की होगी। तो जो पहली केस स्टडी है वो समावा आइलैंड की है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस केस स्टडी को टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लीजिए। हमने केस स्टडी को टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया। तो देखो, सबसे पहले तो जो समोआ आइलैंड है ना उसकी हम लोकेशन जान लेते हैं। तो जो समोआ आइलैंड है ना वो पैसिफिक ओशन में है, यानी कि ये जो पूरा रीजन है ना ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है। ठीक, अब जो समोआ आइलैंड है ना वो इस जगह पे है, ये यानी जो पैसिफिक ओशन है ना उसके अंदर एक समोआ आइलैंड है। अब 1920 की जब हमने बात करी, इसको जब हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, तो जो चिल्ड्रन थे ना वो स्कूल नहीं जाते थे। वहाँ की जो मेन एक्टिविटी थी समोआ आइलैंड की वो फिशिंग थी, यानी जो मछली पालन वहाँ सबसे बड़ी एक्टिविटी थी। अब देखो, वहाँ पे जो गर्ल्स और जो बॉयज़ का जो काम था ना उसका एक डिवीज़न था। जैसे कि जो बॉयज़ थे ना वो आउटडोर एक्टिविटी में जाते थे, जैसे कि वो फिशिंग में जाते थे यानी मछली पालन के लिए जाते थे। इसके अलावा जो कोकोनट यानी कि नारियल की वहाँ पे खेती होती थी तो वो कोकोनट की प्लांटिंग के लिए भी वहाँ जाते थे। जबकि जो गर्ल्स थी, गर्ल्स जनरली जो घर होते थे ना तो उसमें जो चिल्ड्रन होते थे ना उनकी टेक का काम करती थी। लेकिन जब जो गर्ल्स थी ना वो जब टीनेजर हो जाती थी, यानी 13 या 14 की जो एज हो जाती थी उनकी, तो वो भी जो फिशिंग एक्सपेडिशन है उसके लिए जा सकती थी। तो ये जो हमने जो समोआ आइलैंड है ना उसकी केस स्टडी को देखा। ठीक, अब इसके बाद हम जो सेकंड केस स्टडी है वो इंडिया की है। देखो, सबसे पहले फिर हमें वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करके एक बार इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। हमने इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे मध्य प्रदेश की। तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो मिडिल में है ना वो मध्य प्रदेश है। ठीक, अब देखो, मध्य प्रदेश की जब हमने केस स्टडी पढ़ी तो देखो हमें कुछ बातें सामने आई। जैसे कि पहली बात तो ये थी कि सेपरेट स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जनरली 1960 में इंडिया के अंदर काफ़ी कम स्कूल थे, न के बराबर स्कूल थे, और जो स्कूल भी थे उनमें भी जो एक प्रकार से सेपरेट स्कूल थे। जैसे हमारे स्कूल में अभी सेपरेट स्कूल नहीं होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, सभी एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन उस समय में जो गर्ल्स और जो बॉयज़ थे वो अलग अलग स्कूल में जाते थे। इसके अलावा जो गर्ल्स की स्कूल थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सेकुलेजन और जो सेफ्टी के जो पर्पज़ थे ना उसको अडोप्ट किया गया था। जबकि जो बॉयज़ थे, बॉयज़ की जो स्कूल थी उसमें ओपन प्ले ग्राउंड थे, मतलब वो खुले में खेल सकते थे। और इसके अलावा जब हमने केस स्टडी पढ़ी तो केस स्टडी में हमने ये भी जाना कि जो जर्नली जो लड़कियां थी, जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने के बाद सीधा उनको घर ही आना होता था, यानी वो बीच में कहीं भी खेल कूद नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी। इसके अलावा छेड़खानी का भी उनको डर था, टीज्ड अटैक होने का भी उनको डर रहता था। अब देखो, जो दोनों केस स्टडी हमने डिस्कस करी, पहले वाली केस स्टडी समोआ आइलैंड की, दूसरी वाली केस स्टडी मध्य प्रदेश की, तो एक प्रकार से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे दोनों केस स्टडी का, तो जो सोसाइटी है ना वो जो सोसाइटी है ना उसने एक प्रकार से बॉयज़ और जो गर्ल्स है उसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। जैसे कि गर्ल्स ये करेगी, बॉयज़ ये करेंगे, बॉयज़ ये खेलेंगे, गर्ल्स ये नहीं खेलेंगी। जैसे कि बचपन से ही जो गर्ल्स होती है और जो बॉयज़ होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए। जनरली जो बॉयज़ होते हैं उनको कार या फिर जो स्पोर्ट रिलेटेड ऐसे टॉय दिए जाते हैं, जबकि गर्ल्स को गुड़िया ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। बॉयज़ को बोला जाता है कि आपको ठप बनना है, आपको मजबूत बनना है, इसके अलावा आपको खेलना है। ठीक, लेकिन जो गर्ल्स है ना उनसे ये कहा जाता है कि आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, ये अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो ये अच्छा नहीं है।
तो ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। अब देखो बचपन से जब उनको ये चीज़ें बता दी जाती है सोसाइटी द्वारा कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके दिमाग में वो सेट हो जाता है। तो इन केस स्टडी से हमने ये जाना। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हम हाउस वर्क के बारे में जानेंगे। देखो हाउस वर्क का मतलब है कि जो घर में लेडीज़ काम करती है या जो महिलाएं काम करती है, तो जनरली उसमें आपने देखा होगा वो सुबह उठती हैं, खाना बनाती है, सारा काम करती है, आपको पता है। तो ये जो हाउस वर्क का जो काम है ना, इसको जनरली जो लोग हैं ना उसको वैल्यू नहीं देते हैं। देखो एक तो पहली चीज़ तो जो हाउस वर्क है ना, इसको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं कर रखा है, यानी कि जो हमारे इसको काम ही नहीं मानते हैं। ये सिर्फ जैसे कि आदमी खेत में गया, उसने काम किया फसल का, तो उसको काम माना गया। आदमी अगर बिजनेस करने या फिर नौकरी करने बाहर गया तो उसको काम माना गया। लेकिन अगर कोई महिला घर में काम कर रही है तो उसको काम नहीं माना जाता है, उसको काम की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी ने ये चीज़ डिसाइड कर रखी है कि जो ये जो काम है ना घर का, ये डिवैल्यूज़ है, मतलब एक प्रकार से ये काम में काम नहीं है। और देखा जाए तो जो हाउस वर्क का जो काम है, एक प्रकार से जो डोमेस्टिक वर्क है ना, इसको हमारी जीडीपी में भी काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि एज अ टीचर मैं काम कर रहा हूँ, मैं सर्विस सेक्टर में हूँ एज अ टीचर, तो मेरा काम जो है ना उसको जीडीपी में काउंट किया जाएगा। कोई अगर इंडस्ट्रीज़ में है तो उसको काउंट किया जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में तो उसके काम को काउंट किया जाएगा जीडीपी में। लेकिन जो महिलाएं घर में काम करती है, इस काम को बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको ये जो केस स्टडी है माई मदर डज नॉट वर्क, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद जो हाउस वर्क का जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, इसमें हम लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले जो डोमेस्टिक वर्कर है ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के घर पे काम कर रहा है, यानी कि उसको एक पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट मिलने के बाद वो काम कर रहा है, तो उसको डोमेस्टिक हाउस वर्कर बोलेंगे। जनरली जो काम करती है ना, मोस्ट ऑफ महिलाएं होती हैं, यानी जो मैक्सिमम ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये महिलाएं होती है। अब देखो घर के कामों के बारे में आपको पता है, स्वीपिंग होता है, क्लीनिंग होता है, कुकिंग होता है। सिटीज़ में तो फिर भी ये काम है ना हैवी नहीं होता है, लेकिन जो गांव है ना, गाँवों में ये काम काफ़ी हैवी होता है। जैसे फेच वाटर, यानी कि जब महिलाएं बहुत दूर दूर से पानी लेके आती है, पीने का पानी। इसके अलावा जो गाँवों में जो ईंधन होता है, यानी जो फ्यूल होता है, वो फायरवुड होती है, यानी जो लकड़ी होती है, तो लकड़ी का काम भी वही करती है। एक प्रकार से गाँव में तो उनके लिए डबल बर्डन हो जाता है। साथ ही साथ में वो एग्रीकल्चर का भी काम करती है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में एक जो डोमेस्टिक वर्कर होती है, वो कम से भी कम 4 घरों में खाना बनाने जाती है। तो 4 घरों में सुबह खाना बनाएगी, 4 ही घरों में वो शाम को भी खाना बनाएगी। उसी खाना बनाने के साथ साथ वो वहाँ पे पोछा भी लगाएगी, बर्तन भी साफ़ करेगी और खाना भी बना के आएगी। और हर घर से उसको मात्र 1500 रुपये से 1800 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलते, यानी काफ़ी लो वेजेज में वो वहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा देखो अगर 4 घरों में वो ये काम कर रही है तो उसके पास दिन, वो सुबह से काम शुरू करेगी ना तो शाम तक काम कर रही है, तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और फिर जो डोमेस्टिक वर्कर है, इनको वेजेस लो मिलते हैं इतना काम करने के बाद भी, मतलब इतना काम करने के बाद भी इनको पेमेंट क्या मिल रहा है, काफ़ी कम मिल रहा है। इसके अलावा सोसाइटी में इनको इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता है, कहीं कहीं तो इनको फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअली असोल्ट किया जाता है। और इसके अलावा ये जो लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं, काफ़ी गरीब लोग होते हैं, ये जिस जगह पे रहते हैं वो स्लम होती है, तो एक प्रकार जो क्वालिटी का जो फूड होता है ना, जो मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, वो भी इन लोगों को नहीं मिलता है। तो ये एक प्रकार से जो
जो डोमेस्टिक वर्कर है उनकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक, अब देखो ह्यूमन्स वर्क एंड इक्विलिटी, जो हमारा 5 पार्ट है उसमें हम जो महिलाओं का जो काम है वो इतना जो काम करती है, जैसे वो एज अ हाउस वर्कर काम करती है, वो डोमेस्टिक वर्कर काम करती है, तो उस काम को एक तो डिग्निटी मिलनी चाहिए, यानी कि उस काम को वैल्यू मिलनी चाहिए सोसाइटी से। दूसरा, उसको तो वैल्यू मिलनी चाहिए, साथ साथ में जो महिलाएं हैं ना उनको इक्विलिटी भी मिलनी चाहिए। तो देखो जो महिलाओं को अगर इक्विलिटी देनी हो और उनको काम में बराबरी देनी हो पुरुषों की तुलना में, तो हमें ये कदम उठाने होंगे। देखो जो इक्विलिटी है ना, ऑलरेडी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने इक्विलिटी दे रखी है, यानी जो महिला और जो पुरुष है ना वो सब समान है, और उनको जो काम है ना तो एक ही काम का जो पैसा है ना वो बराबर मिलेगा, यानी कि देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके अलावा हमें जो लेडीज़ को जो एम्पावर करना है, यानी उनको एम्पावरमेंट करना है महिलाओं का, यानी उनको मजबूत करना है, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको हमें स्कूल में भेजना होगा, गर्ल्स जो है ना उनको स्कूल में भेजना होगा। देखो जनरली इंडिया के अंदर जो गर्ल्स है ना वो स्कूल जाती है, प्राइमरी तक तो लगभग काफ़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेज हायर सेकेंडरी की तरफ जाती है तो गर्ल्स की काउंटिंग कम हो जाती है। जैसे मेरे स्कूल का अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो 6 क्लास में 40 स्टूडेंट में से 50% के आसपास गर्ल्स हैं, 7th में थोड़ी कम होती है, 9th में 10 गर्ल्स है आउट ऑफ 41 बॉयज़ में से, और 41 स्टूडेंट में से, और जब 10th में तो ओनली 6 गर्ल्स है आउट ऑफ 30 बॉयज़ में, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट में। तो ये जो गर्ल्स है ना अगर ये जितनी ज़्यादा स्कूल जाएगी उतना ही ज़्यादा एक प्रकार से जो महिलाएं हैं ना उनका एम्पावरमेंट होगा। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जेंडर के आधार पे, यानी पुरुष और जो महिला है ना उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। इसके अलावा देखो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में 50% जो आबादी है ना, पॉपुलेशन है ना, वो महिलाओं की है, तो महिलाओं की है। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे किसी भी पोस्ट में, सरकारी पोस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर पॉलिटिकल पोस्ट हो जैसे कि लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हो, वहाँ पे महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। तो क्यों ना महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया जाए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो एक प्रकार से काफ़ी बड़ा एम्पावरमेंट हो जाएगा महिलाओं के लिए। ठीक, अब देखो एक एक्टिविटी को कंपैरिजन करते हैं। इस पोस्टर पे हम जैसे एक हाउस में काम करने वाली जो महिला होती है उसको देखो आप, इस वाली में देख रहे होंगे कि जो महिला है ये क्या काम कर रही है, जबकि यही जो महिला है ये सारे काम कर रही है। जनरली हमारी सोसाइटी में ये धारणा है, ये विश्वास है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकती है, लेकिन आज महिलाओं ने इस स्थिति को बिल्कुल बदल दिया है। इसमें आप देखिए इंडिया की जो टॉप मोस्ट इंडियन इंस्पायरिंग जो वुमन है ना, अचीवर है, वो है। इसमें देखो आप कल्पना चावला है, बड़े बड़े नाम हैं जो अंतरिक्ष तक भी गए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी महिला आगे बढ़ सकती है। सो इस पोस्टर को आपने कंपैरिजन कर लिया। सो इस चैप्टर में लगभग हमने जो जेंडर जो इनइक्विलिटी कैसे सोसाइटी के अंदर है और जो जेंडर इक्विलिटी कैसे इस्टेब्लिश करनी है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको बराबर का दर्जा कैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो जो यूनाइटेड नेशन उसका एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2015 में आया था। इसमें 17 गोल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए हैं, उनमें से जो गोल नंबर 5 है, ये गोल नंबर जो 5 है ना वो कहता है जेंडर इक्विलिटी की बात। तो देखो जो जेंडर इक्विलिटी है ना, जेंडर इक्विलिटी का मतलब है कि जो पुरुष और जो महिला है उनको बराबर का दर्जा मिले। लेकिन आप इंडिया की अगर स्थिति देखोगे तो बराबर दर्जा कहाँ हम प्राप्त कर पाएंगे। इंडिया में 3 में से 1 महिला सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती है उसकी लाइफ टाइम, वो घर में होती है, वो स्कूल में होती है।
इसके बाद इंडिया में अगर आप देखोगे तो 65% जो महिला है ना वो लिटरेट है, 35% जो महिला है ना वो इलिटरेट है। इसके अलावा अगर आप फिर से वही बात रिजर्वेशन वाली बात की, देखो लोकसभा में 11% जो लेडीज़ है ना वो है, यानी देश की जो पार्लियामेंट है जहाँ से कानून बनता है, देश चलता है, वहाँ पे सिर्फ 11% महिलाएं हैं। तो क्या महिलाओं के हक में कानून बन पाएंगे? ठीक। इसके अलावा जो इनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में तो 100% है, यानी मैक्सिमम जितनी भी गर्ल्स होती हैं ना उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन जब हायर एजुकेशन में आती है ना तो मैक्सिमम जो गर्ल्स होती है ना वो पढ़ाई छोड़ देती है। तो हर गर्ल्स को, हर लड़की को हमें स्कूल में लेके आना है। और देखो सबसे बड़ी समस्या तो अब हमारे सामने ये है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें 1000 बॉयज़ में ओनली 919 ही गर्ल्स हैं। तो ये भी एक बहुत चिंता की बात होती है, इस तरफ भी हमें काफ़ी ज़्यादा सोचना है। हमने जो जेंडर इक्वलिटी को स्टेबल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। लास्ट में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट है जो बोलना चाहूँगा। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच ह्यूमन हैव अचीव्ड, यानी कि मैं किसी भी कम्युनिटी जो है, जो कोई भी देश है, उसका कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो इस चीज़ से डिसाइड करूँगा कि वहाँ की महिलाएं है ना वो कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, कितनी पावरफुल है, और वो अपने अधिकारों को कैसे एक्सेस कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच।